नमस्कार साथियों, आज हम करेंगे घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इन शॉर्ट डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। तो इसमें फुल डिटेल्ड थ्योरी होगी और संबंधित क्वेश्चन होंगे इसमें, और कुछ वर्डिक्ट्स होंगे इम्पोर्टेंट निर्णय, और 100% अपडेटेड कंटेंट होगा। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 को मिली और लागू हुआ लगभग एक वर्ष बाद 26 अक्टूबर 2006 को। कुल अध्याय 5 धाराएं और 37 हैं। टोटल धाराएं 37 और अध्याय 5। चलिए देखते हैं कि करके। अध्याय 1 में देखते हैं क्या है, प्रारंभिक है, और धारा 1 में संक्षिप्त नाम और विस्तार और प्रारंभ है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जैसे प्रत्यार्थी कौन होगा, पीड़िता कौन होगी, बच्चे क्या हैं, वगैरह वगैरह सभी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2A पीड़ित व्यक्ति। कोई महिला जो प्रत्यार्थी के साथ नातेदारी में है या रह चुकी है, जिसके साथ घरेलू हिंसा हुई है। इस परिभाषा में पत्नी, लिव इन पार्टनर्स, माँ, बहन, बेटी, विधवा या परिवार में रहने वाली कोई भी महिला सदस्य शामिल हो सकती है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ही हो, इसमें लिव इन पार्टनर फीमेल और माँ, बहन, बेटी, भाभी, विडो फीमेल, परिवार में कोई भी रहने वाली बहन, इवन सभी लोग, बहन मेंशन भी है। नेक्स्ट देखते हैं धारा 2B बच्चे का अर्थ। बच्चे का अर्थ क्या है, मतलब 18 वर्ष से कम आयु के कोई भी व्यक्ति। इसमें दत्तक पुत्र, सौतेला या पोष्य बच्चा, फॉस्टर चाइल्ड भी शामिल है। 2Q धारा प्रत्यार्थी, रेस्पोंडेंट, कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो पीड़ित के साथ घरेलू नातेदारी में रहा है। इसमें पति के पुरुष और महिला रिश्तेदार भी शामिल हो सकते हैं, जैसे ससुर, सास, देवर इत्यादि। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 2F घरेलू नातेदारी, डोमेस्टिक रिलेशनशिप। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध जो विवाह एवं रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दत्तक ग्रहण, एडॉप्शन या विवाह की प्रकृति की नातेदारी अर्थात लिव इन रिलेशनशिप के साथ माध्यम से एक साझी गृहस्थी में रहते हैं या रह चुके हैं, सभी लोग शामिल हैं। 2E कहती है घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंस रिपोर्ट्स। ऐसी रिपोर्ट जो किसी पीड़ित व्यक्ति की अपील पर दर्ज की जाती है। 2S साझी गृहस्थी, वह घर जहां पीड़ित व्यक्ति प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में अकेले या संयुक्त रूप से रहता है या किसी भी समय रह चुका है। देखते हैं अध्याय 2 हिंसा का, घरेलू हिंसा। धारा 3
घरेलू हिंसा का व्यापक परिभाषा। यह धारा इस अधिनियम की आत्मा है। यह घरेलू हिंसा का केवल शारीरिक चोट तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके विभिन्न रूप को भी मान्यता देती है। आगे देखते हैं। शारीरिक दुर्व्यवहार। हाँ, शारीरिक दुर्व्यवहार, फिजिकल अब्यूज, कोई भी कार्य जो शारीरिक पीड़ा, हानि, जीवन अंग या स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। इसमें मारपीट, हमला, आपराधिक बल का प्रयोग भी शामिल है। लैंगिक दुर्व्यवहार, सेक्सुअल अब्यूज, यौन प्रकृति का कोई भी आचरण जो महिला की गरिमा का हनन, अपमान या उल्लंघन करता लैंगिक दुर्व्यवहार में आता है। आगे देखते हैं मौखिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार, वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, अपमान करना, ताने मारना, गालियां देना, चरित्र पर लांछन लगाना और विशेष रूप से संतान, विशेषकर पुत्र ना होने पर उपहास करना या मजाक उड़ाना। आगे देखते हैं आर्थिक दुर्व्यवहार, इकोनॉमिक अब्यूज, महिला को उन सभी आर्थिक या वित्तीय संसाधनों से वंचित करना जिनकी वह कानूनी रूप से हकदार है। इसमें स्त्री धन, भरण पोषण, घर के खर्चे के लिए पैसे ना देना, नौकरी करने से रोकना या अन्य आय छीन लेना शामिल है। आर्थिक दुर्व्यवहार को शामिल करना यह स्वीकार करता है कि वित्तीय नियंत्रण भी हिंसा का एक शक्तिशाली रूप है। आगे देखते हैं अध्याय 3, अधिकारियों की शक्तियां और कर्तव्य। धारा 4 कहती है शिकायत कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसे यह विश्वास करने का कारण है कि घरेलू हिंसा का कोई कार्य हुआ है या हो रहा है या होने की संभावना है, संबंधित संरक्षण अधिकारी को इसकी सूचना दे सकता है। सद्भावपूर्वक की गई ऐसी सूचना देने वाले पर कोई दीवानी या आपराधिक दायित्व नहीं होगा। नेक्स्ट, धारा 5, पुलिस सेवा प्रदाता और मजिस्ट्रेट के कर्तव्य। धारा 6, आश्रय गृह, शेल्टर होम उपलब्ध कराना। यदि पीड़ित महिला आपके घर में नहीं रहना चाहती है तो संरक्षण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि उसको आश्रय गृह उपलब्ध कराए। धारा 7, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना। धारा 8 कहती है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा। धारा 8(1) के अनुसार राज्य सरकार प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। इसमें राज्य सरकार होगा, राज्य सरकार। धारा 9, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य। मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। नंबर 2 पर घरेलू हिंसा की शिकायत प्राप्त होने पर घरेलू घटना रिपोर्ट, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट DIR तैयार करना। इसमें DIR रिपोर्ट जो तैयार करता है
वो करता है संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी रिपोर्ट तैयार करता है। आगे देखते हैं, नंबर 3 पर आता है, पीड़ित को उसके कानूनी अधिकारों जैसे मुफ्त कानून सहायता, आश्रय गृह, चिकित्सा सुविधा और विभिन्न अनुतोषों के बारे में सूचित करना। नंबर 4 पर आता है, पीड़ित की ओर से मजिस्ट्रेट के समक्ष राहत के लिए आवेदन दायर करने में सहायता करना। नेक्स्ट अध्याय 4 आता है हमारा, अनुतोष प्राप्त करने की प्रक्रिया। धारा 12 कहती है, मजिस्ट्रेट को आवेदन पीड़ित व्यक्ति स्वयं, संरक्षण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति पीड़ित की ओर से राहत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। नेक्स्ट, आवेदन प्राप्त से 3 दिवस के भीतर पहली सुनवाई होनी चाहिए। धारा 14 क्या कहती है, मजिस्ट्रेट को सलाह का आदेश देने की शक्ति। इस धारा के तहत मजिस्ट्रेट महिला को यह सलाह दे सकता है कि वह समझौता कर सकें एक दूसरे से। धारा 15, मजिस्ट्रेट सामाजिक कार्यकर्ता वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता ले सकता है। इस अधिनियम के तहत निर्णय देने से पहले मजिस्ट्रेट सामाजिक कार्यकर्ता से केस के बारे में समझ सकता है या सलाह ले सकता है। धारा 16, कार्रवाई की गोपनीयता। यदि महिला असहज महसूस कर रही है तो वह पब्लिक रूप में बात करने से मजिस्ट्रेट के कर्तव्य होंगे कि वह कार्रवाई को गोपनीय रखे। धारा 17 कहती है, साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार। प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार होगा, चाहे वह संपत्ति में उसका कोई कानूनी हक, शीर्षक या हित हो या नहीं। उसे उसकी सहमति के बिना साझी गृहस्थी से बेदखल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, धारा 18, संरक्षण आदेश। प्रत्यार्थी को घरेलू हिंसा के किसी भी कार्य को करने, उसमें सहायता करने या उसे दोहराने से रोकने के लिए मजिस्ट्रेट संरक्षक आदेश जारी कर सकता है। धारा 19, निवास आदेश। महिला को साझी गृहस्थी से ना निकालने या प्रत्यार्थी को उस घर से बाहर निकालने का आदेश मजिस्ट्रेट प्रत्यार्थी को पीड़ित के लिए उसी स्तर का वैकल्पिक आवास प्रदान करने या उसका किराया देने का निर्देश भी दे सकता है। मतलब जिस स्थिति में रह रहा है प्रत्यार्थी को फीमेल जो वाइफ होगी या कोई अदर पर्सन जो भी होगा पीड़ित, उसको सेम हाउस या होम लेकर देना होगा। धारा 20, धनीय अनुतोष। धनीय अनुतोष क्या होता है, इनके प्रकार जानते हैं। पीड़ित और उसके बच्चों के भरण पोषण, आय की हानि, चिकित्सा व्यय और घरेलू हिंसा के कारण हुए अन्य खर्चों के लिए मौद्रिक राहत, कंपनसेशन, मॉनेटरी कंपनसेशन या रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ। धारा 21, अभिरक्षा का आदेश। बच्चों की अस्थायी अभिरक्षा पीड़ित महिला को देना, टेम्परेरी कस्टडी फीमेल को देना रहता है। धारा 22, प्रतिकर आदेश। घरेलू हिंसा के कारण हुई मानसिक यातना और शारीरिक क्षति के लिए मुआवजे, कंपनसेशन
का आदेश। धारा 23 अंतरिम और एक पक्षीय इंटरिम एंड एक्स पार्टे आदेश देने की शक्ति। यदि मजिस्ट्रेट प्रथम दृष्टता संतुष्ट है कि घरेलू हिंसा हुई है या होने की संभावना है, तत्काल राहत के लिए एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है। यह प्रावधान पीड़ित की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अध्याय 5 प्रकीर्ण। धारा 27 मजिस्ट्रेट की अधिकारिता क्षेत्र। मजिस्ट्रेट का अधिकार क्षेत्र। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट ही सुनवाई कर सकता है। धारा 29 कहती है कार्रवाई के विरुद्ध अपील तैयार करने की शक्ति मात्र 30 दिन के भीतर सत्र न्यायालय में ही दायर की कर सकते हैं। धारा 31 संरक्षण आदेश का उल्लंघन करने पर दंड क्या होगा। इसमें 1 वर्ष तक का कारावास या 20,000 तक का जुर्माना हो सकता है या दोनों हो सकते हैं। प्रकृति क्या होगी उल्लंघन करने के लिए, संज्ञेय होगी, कॉग्निजेबल होगी और अजमानती होगी, नॉन अवेलेबल होगी। धारा 33 कहती है संरक्षण अधिकारी द्वारा कर्तव्य न निभाने पर दंड। धारा 36 यह अधिनियम एक अतिरिक्त संरक्षण देता है, अन्य कानूनों को प्रभावित नहीं करता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होते। मतलब बीएनएस या और भी कोई भी एक्ट है उससे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता। वो अगर चल रहे होंगे या मान लो दहेज प्रथा का चल रहा है उन केस, तो अगर ये भी लग सकता है, पैरेलल दोनों चल सकते हैं, ये मतलब है इसका। अर्थात यदि किसी महिला के साथ अपराध हुआ है तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराएं जैसे दहेज उत्पीड़न, मारपीट, चोट, मानसिक प्रताड़ना आदि पर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धाराएं जैसे निवास का अधिकार, भरण पोषण, संरक्षण अधिकार दोनों एक साथ लागू हो सकते हैं। धारा 37 इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति। चलिए अब देख लेते हैं, धाराएं हमारी कंप्लीट हो गई। अब देखते हैं महत्वपूर्ण वर्डिक्ट जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आता है इंदिरा शर्मा बनाम BK V शर्मा 2013। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय लिव इन पार्टनर में घरेलू हिंसा का केस कर सकते हैं। वर्डिक्ट ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा 2020। मुद्दा साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी कौन कौन सी होगी, वो क्या मानी जाएगी, देखते हैं। धारा 2S की सही व्याख्या क्या है। क्या एक महिला को केवल उसी घर में रहने का अधिकार है जिस पर उसके पति का स्वामित्व है? नहीं, ऐसा नहीं है। नया वर्डिक्ट जो आया है वो ये कह रहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने फैसले SR बत्रा बनाम तरोड़ा बत्रा 2007 जिसमें एक संकीर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था को पलट दिया गया है। इसमें कहा गया कि एक विस्तृत और उदार व्याख्या करते हुए कहा कि साझी गृहस्थी का अर्थ केवल पति के स्वामित्व वाली या संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं है। यह कोई भी घर जहां महिला घरेलू नातेदारी में रह रही है। इसमें ऐतिहासिक फैसले ने यह स्थापित किया कि एक बहू को अपने ससुर के स्वामित्व वाले घर में भी रहने का अधिकार है। देखते हैं। और उसे संपत्ति के स्वामित्व के आधार पर बेदखल नहीं किया जा सकता है। यह निर्णय महिला के आश्रय के अधिकार को सुरक्षित करने में एक मील का पत्थर साबित होता है। तो चलिए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली?
ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी 13 सितंबर 2005, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2005, ऑप्शन डी 13 सितंबर 2006। चलिए आंसर कीजिए और आपको टाइम मिल रहा है 10 सेकंड का। टाइम स्टॉप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 13 सितंबर 2005। इस दिन हमारा एक्ट को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी और ये लागू हो गया था 26 अक्टूबर 2005 को 6 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। नेक्स्ट प्रश्न क्या 2, इस अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति कौन हो सकता है? ऑप्शन ए केवल विवाहित पत्नी, ऑप्शन बी कोई भी महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रही हो, ऑप्शन सी केवल महिला केवल 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला, ऑप्शन डी कोई भी व्यक्ति जो चाहे पुरुष हो या महिला। आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। एंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये कोई भी महिला जो प्रत्यार्थी के साथ घरेलू नातेदारी में रही हो, और ये धारा 2A में लिखा हुआ भी है। चलिए अगला क्वेश्चन। आर्थिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए महिला को उसकी आय या वेतन से वंचित करना, ऑप्शन बी स्त्री धन वापस न देना, ऑप्शन सी बच्चे घर के खर्चों के लिए पैसे न देना, ऑप्शन डी महिला से असहमति व्यक्त करना। टाइम से स्टार्ट नाउ। चलिए तो इसमें धारा 3 कहती है कि ABC ऑप्शन करेक्ट है, जबकि डी ऑप्शन महिला से असहमति व्यक्त करना ये आर्थिक दुर्व्यवहार में नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू हिंसा की घटना की सूचना संरक्षण अधिकारी को कौन दे सकता है? कौन दे सकता है सूचना? ए केवल पीड़ित महिला, ऑप्शन बी केवल पुलिस अधिकारी, ऑप्शन सी कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के बारे में जानकारी हो, ऑप्शन डी केवल पीड़ित के रक्त संबंधी। आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कोई भी व्यक्ति जिसे घटना के बारे में जानकारी हो, और यह धारा 4 कहती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इस अधिनियम के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार, उच्च न्यायालय, राज्य सरकार और जिला मजिस्ट्रेट। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा भी था, इसका राइट आंसर जो है वो है राज्य सरकार, और ये धारा 8 की सब क्लॉज ए में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर,
मजिस्ट्रेट द्वारा आवेदन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर पहली सुनवाई की तारीख नियत की जानी चाहिए? 7 दिन, ऑप्शन बी 3 दिन, ऑप्शन सी 15 दिन, ऑप्शन डी 30 दिन। आंसर कीजिए। चलिए टाइम सब। राइट आंसर हो जाएगा 3 दिन में। धारा 12 का सब क्लॉज 4 ये कहता है कि आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 3 दिनों के भीतर सुनवाई की पहली तारीख तय हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, साझी गृहस्थी। साझी गृहस्थी क्या है? शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार किस धारा के तहत प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए धारा 12, ऑप्शन बी धारा 19, ऑप्शन सी धारा 17, धारा 20। आंसर कीजिए। चलिए टाइम सब। धारा 17 ये कहती है कि प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार है, चाहे उस संपत्ति में उसका कोई कानूनी हक हो या ना हो, ये मैटर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि कोई प्रत्यार्थी संरक्षण आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या दंड है? ऑप्शन ए 6 महीने का कारावास, 2 वर्ष तक का कारावास, 50,000 का जुर्माना, ऑप्शन सी 1 वर्ष तक का कारावास, 20,000 का जुर्माना, या दोनों, ऑप्शन डी केवल जुर्माना। तो आंसर कीजिए। चल टाइम सब। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 वर्ष का तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास, या 20,000 का जुर्माना, या दोनों। यह धारा कहती है 31। अगला क्वेश्चन नंबर है 9 कहती है, 9 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? अधिनियम के तहत दिए गए आदेश के खिलाफ अपील कहाँ दायर की जा सकती है? उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी सत्र न्यायालय में, सेशन कोर्ट में, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय में, या ऑप्शन डी जिला मजिस्ट्रेट के पास। आंसर कीजिए। चलिए टाइम सब। एंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट में हम आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं, और ये धारा 29 कहती है। लेकिन कब तक? आदेश के 30 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, मौखिक एवं भावनात्मक दुर्व्यवहार की क्या शामिल है, क्या परिभाषा है? ऑप्शन ए अपमान करना और गालियां देना, ऑप्शन बी चरित्र पर लांछन लगाना, ऑप्शन सी पुत्र न होने पर उपहास करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। चलिए राम साहब। तो जो धारा 3 है वो ये कहती है कि लांछन लगाना, पुत्र ना होने पर उपहास करना और अपमान या गाली देना सभी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, किस न्यायिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने साझी गृहस्थी की व्यापक व्याख्या की? ऑप्शन ए इंदिरा शर्मा बनाम BKV शर्मा, ऑप्शन बी DK बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, ऑप्शन सी सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा, और ऑप्शन डी विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। ऑप्शन स्टार्ट।
चलिए राइट आंसर हो जाएगा सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा। ये आया है वर्डिक्ट 2020 में, जिसमें साझी गृहस्थी की एक उदार और विस्तृत व्याख्या की गई थी, जैसा कि अभी हमने रिसेंट पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा किस प्रकार की आदेश पारित नहीं किया जा सकता है? निवास आदेश, रेजिडेंस ऑर्डर, धनी अनुतोष, मॉनेटरी रिलीफ, ऑप्शन सी अभिरक्षा आदेश, कस्टडी ऑर्डर, या तलाक का आदेश, डिवोर्स डिक्री। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम सब। मजिस्ट्रेट निवास आदेश और धनी अनुतोष और अभिरक्षा आदेश पे तो आदेश मजिस्ट्रेट पारित कर सकता है आदेश को, लेकिन तलाक के आदेश या डिवोर्स डिक्री के लिए आदेश पारित नहीं कर सकता। तो हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संरक्षण अधिकारी, क्वेश्चन नंबर 13, संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना करने पर क्या दंड है? ऑप्शन ए केवल विभागीय जांच, ऑप्शन बी 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों, ऑप्शन सी 6 महीने का कारावास, ऑप्शन डी कोई दंड नहीं। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम सब। तो धारा 33 कहती है कि 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रत्यार्थी रेस्पोंडेंट की परिभाषा में कौन शामिल है? ऑप्शन ए कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो घरेलू नातेदारी में रहा है, ऑप्शन बी केवल पति, ऑप्शन सी केवल पति के पुरुष रिश्तेदार, ऑप्शन डी कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति या पुरुष। आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। एंड कोई भी व्यक्ति, कोई भी वयस्क पुरुष व्यक्ति जो घरेलू नातेदारी में रहा है, ये इसका विवरण मिलता है धारा 2 की क्यू में के अनुसार प्रत्यार्थी को कोई भी वयस्क पुरुष हो सकता है जो घरेलू नातेदारी में रहता है। प्रश्न नंबर 15, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रकृति क्या है? पूर्णतः आपराधिक, पूर्णतः दीवानी, सिविल, अर्ध न्यायिक और मुख्य रूप से दीवानी, लेकिन कुछ प्रावधानों का उल्लंघन आपराधिक है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। और इसमें हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मुख्य रूप से दीवानी रहता है मोस्टली, अंतोष वगैरह के अगर मामले आते हैं, लेकिन कुछ प्रावधानों का उल्लंघन आपराधिक है। जैसे कि अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने धारा 31 के तहत संरक्षण आदेश का उल्लंघन कर दिया है प्रत्यार्थी ने, तो उसको आपराधिक अपराध में घोषित कर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 16 कहती है मजिस्ट्रेट किस धारा के तहत एक पक्षीय एक्स पार्टे इंतरिम आदेश पारित कर सकता है? 18, धारा 20, धारा 23 और धारा 29। आंसर कीजिए।
चलिए इतना काफी। तो इसकी धारा 23 ये कहती है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि कोई घरेलू हिंसा होने वाली है या हो चुकी है या होने की संभावना है, तो प्रत्यार्थी को बिना तत्काल की राहत के एक पक्षीय आदेश पारित कर सकता है, बिना प्रत्यार्थी को सुने। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आता है हमारा, BNS 2023 की कौन सी धारा IPC धारा 498A पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के समकक्ष है। मतलब BNS की धारा कौन सी है जो इंडियन पीनल कोड की धारा 498A से संबंधित है, या जो विषय उस 498 धारा A में थे वो BNS की कौन सी धारा में सम्मिलित किए गए हैं। तो आंसर कीजिए आप लोग। चलिए, तो BNS की धारा 85 यह बताती है कि उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को दंडनीय है, अपराध बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, एक लिव इन पार्टनर किस प्रसिद्ध मामले के बाद घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा कर सकती है। ऑप्शन ए सतीश चंद्र आहूजा बनाम स्नेह आहूजा, ऑप्शन बी इंदिरा शर्मा बनाम BKB शर्मा, ऑप्शन सी ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर कीजिए। चलिए, तो इसके लिए राइट आंसर जो हो जाएगा इंदिरा शर्मा बनाम BKB शर्मा, जो कि 2013 में ये मामला सामने आया था। इसमें कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें लिव इन पार्टनर को कुछ शर्तों के तहत इस अधिनियम के दायरे में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, यदि कोई महिला घरेलू हिंसा के कारण अपनी नौकरी खो देती है तो वह किस प्रकार के अनुतोष का दावा कर सकती है। ऑप्शन ए केवल संरक्षण आदेश, केवल निवास आदेश, ऑप्शन सी धनीय अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ, और ऑप्शन डी प्रतिकर आदेश कंपनसेशन ऑर्डर। राइट आंसर कीजिए। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी धनीय अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ के लिए दावा कर सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट व्याख्या है क्वेश्चन की। धारा 20 के तहत आय की हानि के लिए धनीय अनुतोष की मांग की जा सकती है। धारा 22 के तहत मानसिक यातना के लिए प्रतिकर का मांगा जा सकता है, लेकिन यहाँ सवाल में विशेष रूप से नौकरी छूटने आय हानि की बात है, इसलिए सही विकल्प धनीय अनुतोष मॉनेटरी रिलीफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इस अधिनियम के तहत एक आवेदन का निपटारा कितने समय के में किया जाना अपेक्षित है। ऑप्शन ए 30 दिनों में, ऑप्शन बी 60 दिनों में, ऑप्शन सी 90 दिनों में, और ऑप्शन डी इसकी कोई सीमा नहीं है। आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 12 का सब क्लॉज 5 यह कहता है कि आवेदन का निपटारा 60 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, घरेलू घटना रिपोर्ट डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट तैयार करता है, कौन करता है। पुलिस अधिकारी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी
संरक्षण अधिकारी और ऑप्शन डी सेवा प्रदाता। टाइम्स अप। इसमें राइट आंसर हो जाएगा संरक्षण अधिकारी। संरक्षण अधिकारी DIR तैयार करेगा और मजिस्ट्रेट को सौंपेगा, और ये धारा 9 कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एक महिला अपने पति के रिश्तेदार जैसे सास, ननद के खिलाफ इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज कर सकती है? हाँ, नहीं। ऑप्शन ए नहीं, केवल वयस्क पुरुष के खिलाफ कर सकती है? हाँ, कर सकती है। ऑप्शन सी केवल संपत्ति विवाद के मामलों में। ऑप्शन डी केवल अगर वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। ओके, तो आंसर कीजिए राइट। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम्स अप। इसमें हाँ कर सकती है, और जैसे कि इसमें धारा 2Q में बताया गया है ये। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधियों को दंडित करना। ऑप्शन बी तलाक की प्रक्रिया को आसान बनाना। ऑप्शन सी महिलाओं को घरेलू हिंसा से संवैधानिक अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन डी संपत्ति विवादों का निपटारा करना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? आंसर कीजिए। टाइम्स अप। चलिए, तो इस अधिनियम के तहत इस अधिनियम का यह उद्देश्य है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से संवैधानिक अधिकारों को प्रभावी सुरक्षा प्रदान करना। और जैसे कि ये प्रस्तावना में भी दिया गया है कि घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करना। हाँ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। यह अधिनियम किसी विशिष्ट धर्म की महिलाओं पर ही लागू होता है? हाँ, केवल हिंदुओं की महिलाओं पर। ऑप्शन बी हाँ, केवल मुस्लिम महिलाओं पर। नहीं, यह भारत के सभी महिलाओं पर धर्मनिरपेक्ष के रूप से लागू होता है। ऑप्शन डी केवल विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित महिलाओं पर ही लागू होता है। तो आंसर कीजिए। चलिए टाइम्स अप। तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार स्पष्ट यह किया है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और भारत के सभी महिलाओं पर धर्मनिरपेक्ष रूप से लागू होता है, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। चलिए तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। संरक्षण आदेश प्रोटेक्शन ऑर्डर के माध्यम से मजिस्ट्रेट क्या निर्देश दे सकते हैं? ऑप्शन ए प्रत्यार्थी को घरेलू हिंसा से रोकना, प्रत्यार्थी को पीड़ित के कार्यस्थल में प्रवेश करने से रोकना। ऑप्शन सी प्रत्यार्थी को पीड़ित से संपर्क करने से रोकना, या ऑप्शन डी सभी। स्टार्ट कीजिए आंसर। राइट। चलिए टाइम सब। तो जो धारा 18 है वो यह कहती है कि प्रत्यार्थी को घरेलू हिंसा करने से रोकना, कार्यस्थल में प्रवेश से रोकना और प्रत्यार्थी को पीड़ित से संपर्क करने से रोकना, ये सभी
तो इसके लिए राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 26 नंबर, यदि पीड़िता को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है तो यह सुविधा उपलब्ध कराना किसका कर्तव्य है? ऑप्शन ए संरक्षण अधिकारी का, ऑप्शन बी संरक्षण अधिकारी सेवा प्रदाता दोनों, ऑप्शन सी आश्रय के प्रभारी व्यक्ति और चिकित्सा सुविधा के प्रभारी व्यक्ति का, ऑप्शन डी केवल पुलिस का। आंसर कीजिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा आश्रय के प्रभारी व्यक्ति और चिकित्सक, प्रभारी व्यक्ति और चिकित्सक, चिकित्सा सुविधा के प्रभारी व्यक्ति का। इसमें मजिस्ट्रेट नहीं, संरक्षण अधिकारी, मजिस्ट्रेट नहीं, संरक्षण अधिकारी इसमें मदद कर सकता है और यह धारा 7 में वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 27, इस अधिनियम के तहत बच्चे की परिभाषा क्या है? कौन शामिल है इसमें? तो ऑप्शन ए केवल 16 साल से कम आयु के व्यक्ति, ऑप्शन बी केवल 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, ऑप्शन सी 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति कोई भी व्यक्ति जिसमें दत्तक, सौतेला या फॉस्टर चाइल्ड, पोस्ट बच्चा शामिल है, केवल जैविक संतान। स्टार्ट नाउ। चलिए, टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से कम आयु का है उसमें दत्तक हो सकता है, सौतेला या पोष्य बच्चा हो सकता है, और ये धारा हमारी 2B में कहा गया है ऐसा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है? क्या कार्रवाई को गोपनीय रखने का कोई प्रावधान है? नहीं, सभी कार्रवाइयाँ सार्वजनिक होंगी। ऑप्शन बी हाँ, धारा 16 के तहत यदि पक्षकार चाहे तो मजिस्ट्रेट कार्रवाई बंद कमरे में कर सकता है। ऑप्शन सी केवल यौन शोषण के मामले, ऑप्शन डी केवल उच्च न्यायालय के आदेश पर। टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम्स अप। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि धारा 12 कहती है कि यदि पक्षकार चाहे तो मजिस्ट्रेट की कार्रवाई बंद कमरे में कर सकता है, ऑन कैमरा। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 80 किस अपराध से संबंधित है? हत्या, आत्महत्या के लिए उकसाना, दहेज, मृत्यु और क्रूरता। आंसर कीजिए। चलिए, टाइम्स अप। तो हाँ, तो इसमें जो दहेज मृत्यु है उसमें वर्णन किया गया है धारा 80 का, और यह आईपीसी की धारा 304B से लिया गया। ये 80 नॉट 80। इसमें दहेज मृत्यु को दंडनीय बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है संरक्षण आदेश का उल्लंघन किस प्रकार का अपराध माना गया है? संज्ञेय, जमानती, असंज्ञेय और जमानती, संज्ञेय और अजमानती। आंसर ऑप्शन डी असंज्ञेय और अजमानती है। आंसर कीजिए। चलिए, तो संरक्षण आदेश का अगर उल्लंघन करते हो तो इसमें संज्ञेय और गैर जमानती, मतलब कॉन्ग्जनेबल एंड नॉन बेलेबल
अपराध माना जाएगा और यह धारा 31 का सब क्लॉज 3 में वर्णित है। आपराधिक मामले इस पे चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत केवल एक वयस्क पुरुष ही प्रत्यार्थी हो सकता है। और कुछ कथन। दूसरा, एक पत्नी अपने पति की महिला रिश्तेदारों के खिलाफ भी इस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकती है। कथन तीसरा, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला इस अधिनियम के तहत सुरक्षा का दावा नहीं कर सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी दोनों या ऑप्शन डी तीनों। आंसर कीजिए। चलिए टाइम साहब। चलिए, तो इसमें तीसरा कथन तो ऐसे ही गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है, और जबकि ऐसा होता है क्योंकि ये जो तीसरा कथन है इसमें लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप वाले मामले में इंदिरा शर्मा जो मामला था, वर्डिक्ट आया था, उसके तहत ये सही कर दिया गया था। और कथन दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि किसी के भी खिलाफ चलाया जा सकता है और ये धारा 2Q में वर्णित है। और कथन एक इसलिए गलत है, केवल एक पुरुष नहीं, इसमें प्रत्यार्थी के रिश्तेदार भी शामिल हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। कथन 1, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत धनीय अनुतोष का आदेश भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत दिए गए भरण पोषण के अतिरिक्त हो सकता है। मतलब ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अगर पहले से ही इसमें भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया के अगर कोई केस चल रहा है तो इसके साथ ये भी चल सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस का भी, मतलब उसके आगे अतिरिक्त। कथन दूसरा है, साझी गृहस्थी का अर्थ केवल संपत्ति है, वही संपत्ति है जिसका स्वामित्व पति के पास है। सही विकल्प का चयन करें। तो आंसर कीजिए आप लोग। चलिए टाइम साहब। इसमें दूसरा तो सीधा सीधा ही गलत हो रहा है क्योंकि इसमें सास की भी संपत्ति या ससुर की भी संपत्ति भी शामिल है साझी गृहस्थी में, जो कि ये बताया भी गया था। जो एक वर्डिक्ट आया था सतीश चंद्र आहूजा वाला, लेकिन जो पहला वाला कथन है यह सही है और यह धारा 36 में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर। एक महिला जो अपने पति से अलग हो चुकी है, एक तलाक याचिका लंबित है, अपने पति ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कर सकती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। कथन 1, चूंकि वे अब एक साथ नहीं रह रहे हैं इसलिए घरेलू नातेदारी मौजूद नहीं मानी जाएगी। कथन दूसरा, महिला को साझी गृहस्थी में निवास का अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि तलाक की कार्रवाई चल रही है। और कथन तीसरा, महिला अभी अनुतोष का दावा कर सकती है क्योंकि अधिनियम उन पर लागू होता है
जो पहले घरेलू नातेदारी में हैं या रह चुके हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल तीसरा, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा, या सभी? पहला क्वेश्चन इसलिए गलत है क्योंकि मौजूद नहीं, ये कोई तथ्य नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। बाद में भी ना रहने पर भी हो सकता है। साझी गृहस्थी में निवास नहीं मिलेगा क्योंकि तलाक कार्रवाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये ऑप्शन, ये कथन और ये कथन दोनों ही गलत हो जाते हैं। हाँ, ये कथन तीसरा ये राइट हो जाएगा क्योंकि ये धारा 2 की F में कहा गया है। क्या कहा गया है? कि अनुतोष का दावा कर सकते हैं क्योंकि यह अधिनियम उन पर लागू होता है, इसलिए पिछली नातेदारी भी मान्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? निम्नलिखित को मिलान करें। सूची आदेश का प्रकार और अनुतोष, मतलब कौन सी धारा किस अनुतोष से संबंधित या आदेश से संबंधित है। तो धारा 18 किससे संबंधित है और धारा 19 में किससे संबंधित है, धारा 20 किससे संबंधित है, धारा 22 किससे संबंधित है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग। इसमें 15 सेकंड दे रहे हैं। चलिए चलिए टाइम्स अप हो गया, 20 सेकंड हो गए। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके अकॉर्डिंग? तो सबसे पहले देख लेते हैं कि धारा 18 क्या कहती है। धारा 18 कहती है संरक्षण का आदेश, मतलब 1 का 3, इसको हटा दो, डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। धारा 18 कहती है संरक्षण का आदेश दिया जाएगा। और धारा 19 क्या कहती है? धारा 19 कहती है 19 निवास का आदेश, मतलब 4। और धारा 20 कहती है क्या? धारा 20 कहती है धनी अनुतोष। राइट आंसर इसका हो जाएगा ये। और धारा 22 क्या कहती है? अब जो एक हमारा बच गया है 2, तो इसमें हमारा हो जाएगा 1 का 3, 1 का 3 इसमें भी है, इसमें नहीं है, सॉरी, इसमें भी है। तो ये दोनों तो हमारे कैंसिल होते हैं। अब देखते हैं 1 का 3, बी का 4 इसमें नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत कार्रवाई मुख्य रूप से दीवानी प्रकृति की है। कथन दूसरा, BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 के तहत कार्रवाई आपराधिक प्रकृति की है। कथन तीसरा है, एक ही घटना के लिए दोनों अधिनियमों के तहत समांतर कार्रवाई नहीं चल सकती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है और कौन से सही है? तो चलिए आंसर कीजिए। चलिए टाइम सब। चलिए तो इसमें पहला वाला सही है क्योंकि ये कार्रवाई मुख्य रूप से दीवानी मुख्य रूप से होती है। 1-2 में आपराधिक टाइप का होता है, प्रकार की होती है, जैसे संरक्षण आदेश का उल्लंघन करना, ये आपराधिक में आ जाता है। लेकिन और ये जो BNS 2023 की धारा 85 के तहत कार्रवाई आपराधिक प्रकृति की है, इसमें दंड वगैरह भी है, तो इस वजह से। और ऑप्शन तीसरा गलत है क्योंकि इसमें कार्रवाई नहीं चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें कार्रवाई दोनों अधिनियमों के तहत चल सकती है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा क्योंकि इसमें 1 और 2 दोनों सही है।
क्वेश्चन नंबर 36। एक पुलिस अधिकारी को घरेलू हिंसा की शिकायत मिलती है। घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत उसके क्या कर्तव्य हैं? पीड़िता को संरक्षण अधिकारी, सेवा प्रदाता और मुफ्त कानूनी सहायता की उपलब्धता के बारे में सूचित करना। कथन दूसरा, तत्काल FIR दर्ज करना। और कथन तीसरा, पीड़िता को आश्रय गृह में जाने के लिए उसके अधिकारों के बारे में सूचित करना। कौन से विकल्प सही है? चुने ऑप्शन ए, एक या एक, दो, एक और तीन, या दो और तीन, या सभी। तो टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम सब। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ये तीसरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें FIR नहीं होती है, इसमें DIR होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट होती है, और इसमें ये राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्यान। चलिए, धारा 5 के तहत पुलिस अधिकारी का कर्तव्य पीड़िता को उसके अधिकारों और उपलब्ध सेवाओं के बारे में सूचित करना। FIR दर्ज करना हमेशा अनिवार्य नहीं है, क्योंकि पीड़िता केवल दीवानी अनुतोष से आ सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपराधी की हो, दीवानी भी हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन बी सही है, क्योंकि इसमें कथन एक और तीसरा सही है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर, निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें। कथन एक, संरक्षण अधिकारी की प्राथमिक भूमिका मजिस्ट्रेट को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करना है। प्राथमिक भूमिका संरक्षण अधिकारी की यह है कि वह मजिस्ट्रेट के कार्यों में निर्वहन में सहायता करे, कार्यों के निर्वहन में सहायता करना। कथन दूसरा, एक सेवा प्रदाता घरेलू रिपोर्ट DIR दर्ज कर सकता है, उसे सीधे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। कथन तीसरा, संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए किसी भी कार्य के लिए उस पर कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या शेष कथन सही है? तो एक और दो सही है, दो और तीन सही है, एक और तीन सही है, या सभी सही है। टाइम स्टार्ट नाउ। चलिए टाइम सब। तो यह प्राथमिक भूमिका है, संरक्षण अधिकारी की प्राथमिक भूमिका यही है कि मजिस्ट्रेट के कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा, और ये धारा 9 कहती है। और एक सेवा प्रदाता DIR दर्ज कर सकता है, उसे सीधे मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। नहीं, इसको सीधे मजिस्ट्रेट को नहीं भेज सकता है, सीधे नहीं भेज सकता है इसको पहले संरक्षण अधिकारी को पास भेजेगा, और फिर संरक्षण अधिकारी से अग्रेसित करने के बाद मजिस्ट्रेट के पास पहुंचेगी। तो ये कुछ गलत हो गया है। और तीसरा देखते हैं, संरक्षण अधिकारी द्वारा सद्भावपूर्वक किए गए कार्य, किसी भी कार्य के उस पर कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। तो ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये वैसे भी ये क्या नाम की सद्भावपूर्वक में इसमें कहा भी गया है, ये 35 नंबर धारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर देखते हैं। सॉरी 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मजिस्ट्रेट परामर्श कथन 1 का आदेश दे सकता है, लेकिन वह पक्षों को समझौते के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट सलाह दे सकता है कि समझौता कर लो, लेकिन वह बाध्य नहीं कर सकता है। परामर्श का तो आदेश दे सकता है,
लेकिन यह नहीं कह सकता कि तुम समझौता कर ही लो। कथन दूसरा है, यदि पीड़िता चाहे तो मजिस्ट्रेट कार्रवाई को बंद कमरे में इन कैमरा संचालित कर सकता है। मजिस्ट्रेट चाहे तो। मजिस्ट्रेट मामले में सहायता के लिए किसी कल्याण विशेषज्ञ वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता ले सकता है। मजिस्ट्रेट मामले में सहायता के लिए किसी कल्याण विशेषज्ञ वेलफेयर एक्सपर्ट की सहायता ले सकता है। लोगों के ऐसे उपरोक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है? केवल एक और दो दोनों, एक, दो और तीन दोनों, या फिर सभी? आंसर कीजिए। चलिए, राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा तीनों, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि मजिस्ट्रेट यह सलाह दे सकता है क्योंकि धारा 14 ऐसा कहती है कि मजिस्ट्रेट परामर्श दे सकता है, आदेश दे सकता है कि आप लोग कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, लेकिन यह बाध्य नहीं है। यह धारा 14 कहती है। और धारा 16 यह कहती है, आई थिंक 16 ही है, हाँ 16 है, मजिस्ट्रेट कार्रवाई को बंद कमरे में संचालित कर सकता है अगर पीड़िता चाहे तो। और मजिस्ट्रेट मामले में तो ये तो 15 में है, कल्याण विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है। तो इसलिए हमारे तीनों क्वेश्चन, ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 39, दो कथनों के संबंध में सही विकल्प चुनें। असर्शन, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का उद्देश्य महिलाओं को तत्काल दीवानी अनुतोष प्रदान करना है। रीजन, मौजूदा आपराधिक कानून जैसे बीएनएस 2023 की आईपीसी धारा 85, बीएनएस की धारा 85 और पूर्व आईपीसी धारा 498A तत्काल सुरक्षात्मक राहत प्रदान करने में अपर्याप्त पाए गए थे। क्या रीजन सही है ऊपर वाले के लिए, असर्शन के लिए, या फिर दोनों सही हैं, सही व्याख्या नहीं करते हैं, या दोनों गलत हैं, या दोनों असत्य हैं, दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं करते? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह कारण सही है इस असर्शन के लिए, क्योंकि यह तत्काल सुरक्षात्मक राहत प्रदान करने में अपर्याप्त पाए गए, इस वजह से ये लागू किया गया या बनाया गया। तो और इसके लिए राइट आंसर ये हो जाएगा, दोनों सत्य हैं और रीजन ए का सही व्याख्या करता है, रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये व्याख्या दी गई है, क्वेश्चन नहीं है। दोनों कथन सत्य हैं, रीजन भी और असर्शन भी एक दूसरे की व्याख्या, रीजन असर्शन की व्याख्या भी करता है। बीएनएस की धारा 85 और आपराधिक केवल दंडात्मक पुनिटिव उपाय देती है, परंतु महिला को तत्काल निवास का अधिकार, संरक्षण आदेश, भरण पोषण आदि जैसे नागरिक उपचार, सिविल रेमिडियंस उपलब्ध नहीं कराती थी। इस वजह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 40 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन नंबर 1, एक बहू अपने ससुर के स्वामित्व वाले घर में साझी गृहस्थी के अधिकार का दावा कर सकती है यदि वह वहां अपने पति के साथ रहती थी। एक महिला को उसकी सहमति के बिना साझी गृहस्थी से बेदखल नहीं किया जा सकता है, भले ही संपत्ति में उसका कोई स्वामित्व अधिकार ना हो, मतलब कानूनी अधिकार ना हो, फिर भी वो साझी गृहस्थी में रह सकती है और उसकी बिना सहमति के बेदखल नहीं किया जा सकता है। कथन नंबर 3 है, यदि प्रत्यार्थी महिला को वैकल्पिक आवास
प्रदान करता है। मजिस्ट्रेट उसे साझी गृहस्थी खाली करने का निर्देश दे सकता है। अगर प्रत्यार्थी उस महिला को कोई दूसरा घर देती है या किराए पर देती है लेकर, तो मजिस्ट्रेट साझी गृहस्थी से खाली करने का आदेश दे सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन ए है, एक और दूसरा सही है। कौन सा कथन सही है? तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, या फिर सभी सही है। तो आंसर कीजिए आप लोग। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीनों कथन सही है, क्योंकि साझी गृहस्थी का तो ये आहूजा मैटर था, जो सतीश चंद्र आहूजा वाला, तो उसमें कह दिया गया था, और यही साझी गृहस्थी से ये भी संबंध है। तो ये तो वर्डिक्ट से, निर्णय के बाद हो गए थे। और जो तीसरा वाला है, नहीं दूसरा वाला, जो महिला उसकी सहमति के बिना बेदखल नहीं किया जा सकता है, तो संपत्ति में उसका कोई हक होना हो, तो ये क्या नाम की आता है धारा 17 में, ये धारा 17 में बताया गया था। और तीसरा जो ऑप्शन है इसके लिए, जो धारा 19 का 1 का F, उसमें वर्णन है इसका। चलिए, तो ये तीनों कथन सत्य हैं। और ये सुंदर सा नोट्स आपके लिए, और मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, पढ़ते रहें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चन पसंद आए, लेवल अच्छा लगा आपको, तो एक लाइक बनता है, ज़रूर करें। और कमेंट करें, अगर कुछ भी कहीं मैंने गलत पढ़ाया या कुछ भी सुधार करने की आवश्यकता है, क्या कैसे करना है, वो कमेंट करके हमें अवश्य बताएं, उसको फॉलो अप करेंगे। और जो भी सजेशन हो वो सजेशन दीजिए, या किस टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हैं। वैसे लाइनअप है वीडियो इसकी, डाउरी एक्ट की और आईटी एक्ट, और जो भी जितने 5-6 एक्ट हैं सभी के लिए वीडियो लाइनअप है। पर डे एक वीडियो आएगी एक्ट पे, और बीएसए की भी आ रही है। और बीएसए की वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, तो अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। और पसंद आई है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए भी, ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिले। और वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।